हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस सीरीज का डबल स्टार सीरीज का एक टेस्ट कराया गया है हिंदी का, जो कि पेपर 1 का होता है। यानी बिहार दरोगा मेंस में एक पेपर होता है हिंदी का, जिसका टेस्ट नंबर 1 का आज डिस्कशन कराया गया है। इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण जो है, इसका अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र एवं समर्थ बनाना। भारतीय समाज में सदियों से महिला दोहरी नीतियों का सामना कर रही है। एक तरफ पितृसत्तात्मक सोच है और दूसरी तरफ जाति आधारित भेदभाव। ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में जाति कुप्रथा महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। निचली कहे जाने वाली जातियों की महिलाएं को न केवल अपनी जेंडर पहचान के कारण शोषण सहना पड़ता है, बल्कि जातिगत ऊंच नीच के कारण भी उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है। और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए इन कुप्रथाओं को जड़ से मिटाना होगा। जब तक समाज में जाति के नाम पर भेदभाव बना रहेगा, तब तक हम पूर्ण महिला उत्थान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा वह शस्त्र है जिससे इन रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, बल्कि वे समाज को जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। इस प्रकार से वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब हर महिला, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग की हो, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो महिला सशक्तिकरण है, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को हर क्षेत्र में स्वतंत्र एवं समर्थ बनाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसी गद्यांश से कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला उत्थान में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उत्थान में सबसे बड़ी बाधा हो जाएगी जाति कुप्रथा और भेदभाव। जाति कुप्रथा और भेदभाव, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी गद्यांश का क्वेश्चन है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे प्रभावशाली शस्त्र किसे माना गया है। तो समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे प्रभावशाली शस्त्र माना गया है शिक्षा को। यानी शिक्षा को समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे प्रभावशाली शस्त्र माना गया है। नेक्स्ट है, अगला है कि वास्तविक सशक्तिकरण कब संभव होगा। तो वास्तविक सशक्तिकरण जो है, यह तभी संभव होगा जब जातिगत भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षित महिलाएं समाज को किस दिशा में प्रेरित करती है। तो जो शिक्षित महिलाएं होती है, यह समाज को जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऋग प्लस वेद। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सज्जन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए सज्जन जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए जो व्यंजन संधि होता है, इसके अन्य भी एग्जाम्पल है, जैसे संयम होता है। संयम जो होता है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, यह बन जाएगा सम प्लस यम बन जाएगा, सम प्लस यम। संयोग होता है संयोग, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह बनता है सम प्लस योग, सम प्लस योग बनता है संयोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। देखिए उन्मूलन जो होता है, इसका विलोम हो जाएगा रोपण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से पूरी तरह से खत्म करना, इसी को उन्मूलन बोलते हैं। इसका विलोम हो जाएगा रोपण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल होता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदर्श। ध्यान देंगे कि यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा जारज का औरस हो जाएगा, आग्रह का विग्रह नहीं होगा। यहाँ पे जारज का औरज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए विलोम शब्द जो होता है, जैसे नगद का उधार होता है, नख का सिख होता है, नश्वर का शाश्वत होता है, निराश का आशावान होता है, नीति का अनीति होता है,
उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है जारज का औरस है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से व्यष्टि जो है, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो व्यष्टि का जो उल्टा होता है यह होता है समष्टि। जैसे इकोनॉमिक्स का जो हिंदी होता है वह समष्टि और व्यष्टि होता है। इकोनॉमिक्स में दो होते हैं, एक समष्टि और एक व्यष्टि। तो व्यष्टि जो होता है एक इसका विलोम क्या होता है? समष्टि। समष्टि में ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और व्यष्टि जो होता है यह छोटा होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही विलोम का शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह किया गया है ऑप्शन बी वाले में, आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, यह विलोम होगा। जैसे जय का पराजय होता है, जर्जर का द्वंद होता है, जल का अग्नि होता है, जवानी का बुढ़ापा होता है, तनय का तनिया होता है। इसी प्रकार से आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तरुण का विलोम शब्द है। तरुण शब्द जो है इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। तरुण का होता है विलोम वृद्धि। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो जागृत होता है, जागृत का मतलब होता है सुप्त, विलोम जो होता है सुप्त या सुसुप्त होता है। उसके बाद एक होता है उर्वर, उर्वर का होता है उसर। ये सभी विलोम शब्द होते हैं। इनमें से सफल का विलोम शब्द क्या है? देखिए सफल का विलोम पूछा गया है, सफल का विलोम होता है असफल। शीत का विलोम क्या होता है? देखिए शीत का विलोम जो होता है यह होता है उष्ण, शीत का उष्ण होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अत्यधिक शब्द होता है इसमें उपसर्ग होता है अति होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। तो इसमें जो अति प्लस अधिक मिलकर के बनता है अत्यधिक, यह अत्यधिक बनता है। तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा यह अति हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए जो परिवर्तन शब्द है इसमें जो उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो पहले लगा हुआ है परि, परि लगा हुआ है, और इस परि के साथ में वर्तन का यूज किया गया है, परिवर्तन हो गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्लभ शब्द जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा दुर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ जो है उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो अ उपसर्ग जो है इससे बना हुआ शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अभाव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो उपसर्ग होता है इससे बना हुआ शब्द देखेंगे तो अ से जो उपसर्ग बनता है, अ से इसमें शामिल होता है अनाज, अलग, अकाल, अहुता, अपच। अध से बनता है अधमरा, अधकचरा, अधजला। उ से बनता है उचक्का, उजड़ना, उखाड़ना। उन से बनता है 19, 29, 79, और अ से बनता है अवगुण, अवसर, अवतार। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में प्रत्यय हो जाएगा आवत। देखिए यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है बाद में, प्रत्यय का मतलब यहाँ पे बाद में हो जाएगा, यानी इसको लिखा गया होगा लिख प्लस आवट। तो यहाँ पे जो लिख लिखा गया है यह उपसर्ग हो जाएगा। यह जो है उपसर्ग है लिख, और जो आवट है यह क्या हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि यह बाद में आया है। तो यहाँ पे आवट जो है क्या है? प्रत्यय है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द जो होता है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय जो होता है क्या होता है? यह धर्म होता है प्लस इक होता है, मिल करके बनता है धार्मिक। नेक्स्ट है बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय हो जाएगा मान हो जाएगा। प्रत्यय मतलब बाद में होता है, यानी पहले आएगा बुद्धि, बुद्धि प्लस मान, यह मिल करके बनता है बुद्धिमान। तो बाद में क्या है? मान, यही मान जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। अगला है संबंधित शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो संबंधित शब्द जो होता है संबंध प्लस इत होता है। तो यहाँ पे इत हो जाएगा, हमारा प्रत्यय जो हो जाएगा इत हो जाएगा, क्योंकि यह लिखा जाएगा इस प्रकार से संबंध प्लस इत। तो इत जो है लास्ट में है, यह हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है निज। निज शब्द जो है सर्वनाम, निज सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कौन सा बनेगा? तो निज से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा यह बन जाएगा निजता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है वे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष या दशा, अवस्था या भाव का बोध कराती है। जैसे अपना से बनेगा अपनापन, मम से ममता, निज से निजता, स्व से स्वतत्व, पराया से परायापन। इस प्रकार से बनता है निज सर्वनाम से भाववाचक। नेक्स्ट है अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा लड़का।
देखिए जातिवाचक का मतलब होता है वे संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु को पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराते हैं, इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, लड़का। देखिए नदी का मतलब सभी नदी का बोध हो गया, लड़का मतलब सभी लड़कों का बोध हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द जो है किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत में आता है? तो बुढ़ापा शब्द जो है यह आता है भाववाचक में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसी का एग्जाम्पल है प्यार, क्रोध, गुस्सा, खुशी, यह सभी जो है भाववाचक का उदाहरण है। यानी जो भाव व्यक्त होता है उसको हम लोग भाववाचक बोलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा से बनने वाला सही भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? इससे बनेगा लड़कपन। जैसे बच्चा से बनता है बचपन, दोस्त से बनता है दोस्ती, मानव से बनता है मानवता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है अनुभूति शब्द का सबसे उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अनुभूति शब्द जो है इसका सबसे उपयुक्त जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा यह फीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आसमान से गिरा खजूर पर अटका। देखो उक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जैसे अगर बोला जाए कि हाथी के दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, इसका मतलब क्या होता है? बोलना कुछ और, करना कुछ और। इसी प्रकार से आप लोग लोकोक्तियों को ध्यान देंगे। जैसे एक होता है सीधी उंगली से घी न निकलना। तो सीधी उंगली से घी न निकलना इसका मतलब होता है सीधे ही से कोई भी काम नहीं चलता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लोकोक्ति और उसके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना है। कौन सा गलत दिया गया है? सबसे पहले है एक टकसाल का ढले होना, मतलब सब एक जैसे होना, मतलब एक टकसाल का ढले होना मतलब सब एक जैसे होना, यह पहला वाला सही दिया गया है। दूसरा है 3-13 होना। देखिए 3-13 होना संगठित होना, यह गलत दिया गया है। 3-13 होना जो है इसका मतलब होता है तीतर बितर होना। 3-13 का मतलब होता है संगठित होना नहीं, इसका मतलब होता है तीतर बितर होना। इसका मतलब होता है तीतर बितर होना, इसलिए दूसरा जो है मिलान हमारा गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंख के अंधे गांठ के परे, यह मूर्ख लेकिन धनवान, यह सही दिया गया है। और आगे नाथ न पीछे बगहा, यह बंधनहीन, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है सिद्धांत बदलने वाला। साथ ही ध्यान देंगे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है जरूरत से बहुत कम। ऊंट ऊंट किस करवट बैठता है, इसका मतलब होता है किसकी जीत होती है। एक होता है एक एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है एक वस्तु को सभी चाहने वाला। इस प्रकार से लोकोक्तियों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि जस दुल्हा तस बनी बराती, जस दुल्हा तस बनी बराती कहावत का अर्थ है। इसका मतलब होता है जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है कि बच्चा सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बच्चा सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अकर्मक क्रिया जो होता है जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसी को हम लोग अकर्मक बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। देखिए सकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि रमेश जो है फल खरीदता है। रमेश फल खरीदता है, यह जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया यानी जिस क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता पत्र पढ़ती है, यह सभी जो है सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो श्रावण शब्द का तद्भव रूप होता है सावन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक होता है तत्सम शब्द होता है और एक होता है तद्भव। तो अगर तत्सम में अग्नि है इसको तद्भव में आग बोलेंगे। तत्सम में दुग्ध को तद्भव में दूध बोलते हैं। तत्सम में सूर्य जो होता है इसको तद्भव में सूर्य बोलते हैं। इन सभी को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रमर शब्द जो है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो भ्रमर शब्द का जो तद्भव रूप होता है यह होता है भौरा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो तत्सम शब्द होता है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी भाषा में लिए गए हैं इसी को तत्सम बोलते हैं। और तद्भव होता है कि वे शब्द
जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के आसान होकर के हिंदी में आए हैं, जैसे आग, हाथ, सूर्य। और एक होता है देशज। देशज जो होता है वे शब्द जो देश में जन्मा हो। ये वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, लेकिन बल्कि ये स्थानीय बोलियों या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोटा, पगड़ी, झोला, डिबिया, खिचड़ी। और एक होता है विदेशज शब्द जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। जैसे स्कूटर, डॉक्टर, गमला, अलमारी, किताब, ये सभी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो सभी शब्द तत्सम जो हो जाएगा किसमें हो जाएगा, या ऑप्शन डी में हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है नत्य एवं स्वर्णकार। नत्य एवं स्वर्णकार जो है यह दोनों क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा। तो अनाड़ी का जो तत्सम रूप होता है यह होता है अनार्य। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द का उदाहरण है। तो देशज शब्द का उदाहरण जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो देशज का उदाहरण हो जाएगा लोटा। लोटा का उत्पत्ति जो हुआ है यह देश में ही हुआ है। उसके बाद में अखबार जो है, अखबार किस भाषा का शब्द है जिसे विदेशज शब्द के श्रेणी में रखा गया है। यह हो जाएगा अरबी भाषा का। अखबार जो है अरबी भाषा का शब्द है। जैसे अरबी भाषा में होता है उम्र, औरत, औसत, कमाल, कर्ज, ये सभी अरबी भाषा के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द का सही तद्भव नहीं लिखा गया है। तो तत्सम शब्द का जो सही तद्भव नहीं लिखा गया है, सबसे पहले है मातुल। मातुल का मतलब मामा होता है। बधिर का मतलब बहरा होता है। पुष्प का मतलब गुलाब। देखिए, पुष्प का मतलब गुलाब नहीं होता है, पुष्प का मतलब क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। यह गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुभुक्षित का मतलब भूखा होता है। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बताना है। इसमें से तत्सम शब्द है कौन सा है, इसमें से स्वर्ण जो है यह तत्सम है, जो कि संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कौन सा नहीं है, लेकिन नहीं है पूछा गया है तो यह हो जाएगा सविता। सविता जो है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का पर्यायवाची क्या होता है, पवन होता है, समीर होता है, अनिल होता है। सभी जो है क्या हो जाएंगे, वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे। वायु के पर्यायवाची में मारुत भी होता है, अनिल, वात, वायु, पवन, समीर, समीरन, सभी जो है वायु के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है गणाधिप नहीं होता है। गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है पुरंदर, शक्र और मधवा, यह सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और साथ में इंद्र का और भी होता है शक्र, महेंद्र, देवराज, सुरेश, यह सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द जो होता है यह होता है भार्या, प्राणप्रिय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो देवेंद्र में बताना है कौन सी संधि है। तो देवेंद्र में गुण संधि है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, गुण संधि का एग्जांपल होता है जैसे नरेश, इसमें क्या आता है, नर प्लस इस होता है। रमेश, रमा प्लस इस होता है। सुरेंद्र, सूर्य प्लस इंद्र होता है। यह मिल करके बनती है, यह क्या है, गुण संधि है, यानी गुणों को दर्शाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का सही उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का सही उदाहरण हो जाएगा विद्यार्थी। क्योंकि विद्यार्थी जो होता है दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, यह भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यह सत्याग्रह जो है क्या है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि शब्द का उदाहरण जो हो जाएगा यह सदैव हो जाएगा। जैसे एक होता है तथैव, तथा प्लस एव, एकैक, एक प्लस एक मिलकर के एकक बनता है। हितैषी, हित प्लस ऐसी, यह वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है सभी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित है। तो कालिदास के द्वारा रचा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास जिसका नाम है मैला आंचल किसकी रचना है। तो मैला आंचल जो है यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनके द्वारा लिखा गया था परति परिकथा। परति परिकथा इन्होंने लिखा था, परति परति परिकथा। साथ में इन्होंने लिखा था पलटू बाबा।
पलटू बाबा एक बुक है, पलटू बाबा यह लिखा गया था परमेश्वर नाथ रेणु के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जब जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, इन्होंने लिखा था कामायनी, लिखा था आंसू, लहर, झरना। महादेवी वर्मा इन्होंने लिखा था रश्मि, नीरजा, साथ में सप्तपर्णा का जो रचना किया था महादेवी वर्मा ने किया था। और राजकुमार वर्मा जो है इन्होंने लिखा था बादल की मृत्यु। यह किताब जो है राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था उर्वशी के लिए। यानी जो उर्वशी पुस्तक है इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में इनको दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, अदालत किस भाषा का शब्द है? तो अदालत जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। अदालत जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है, वह लड़का चोर है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वह लड़का चोर है इस वाक्य में सार्वजनिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सर्वनामिक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, विशेषण जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है गुणवाचक, जो कि रंग, रूप, आकार या गुण या दोष को बताता है। एक होता है परिमाणवाचक, जो कि विशेषण, माप, तोल या मात्रा को बताता है, उसे परिमाणवाचक बोलते हैं। और एक होता है संख्यावाचक, जो कि विशेषण से संख्या का बोध कराता है। और एक होता है सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम संज्ञा जो है सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले अलग करके उसकी विशेषता बताता है, उसे हम लोग सार्वजनिक यानी सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जैसे हिंदी भाषा का विकास देवनागरी से हुआ है, संस्कृत का देवनागरी से हुआ है, कोंकणी का देवनागरी से हुआ है, डोंगरी का देवनागरी से हुआ है, नेपाली, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली सभी का विकास जो है देवनागरी से हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से पत्ता गिरता है यह हो जाएगा अपादान कारक। जैसे सबसे पहले होता है कारक जो होता है कर्ता का होता है कर्ता ने यानी क्रिया करने वाला, कर्म को जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, करण से मतलब क्रिया की जाए, संप्रदान को या के लिए संप्रदान के लिए जिसके क्रिया के लिए, अपादान से मतलब होता है यहाँ पे अलग होना, पहले करण से था इस पे क्रिया हो गया था, और अपादान से मतलब होता है अलग करना। यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है यह अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर क्वेश्चन है कि तोता डाली पर बैठा है वाक्य में उस पर किस कारक की विभक्ति है? इस पर विभक्ति हो जाएगा अधिकरण कारण हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तोता जो है डाली पर बैठा है इस वाक्य में अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक जो होता है इसमें क्या होता है, अधिकरण कारक पे होता है कि जो क्रिया के आधार का बोध कराता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी गई है यह अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन शब्द का सही हिंदी अर्थ निम्नलिखित में से चुनना है। तो प्रेजेंटेशन शब्द जो होता है इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, डेडिकेशन शब्द का हिंदी अर्थ है। तो डेडिकेशन शब्द का हिंदी अर्थ होता है समर्पण। उसके बाद में है ईगरनेस शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है? ईगरनेस शब्द होता है इसका सही हिंदी अर्थ होता है उत्सुकता। उसके बाद में है जो छ होता है क्षत्रिय वाला छ वर्ण किसके सहयोग से बना हुआ है? देखिए जो छ होता है क्षत्रिय शब्द वाला जो छ है यह बना हुआ रहता है क आधा क प्लस स से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, यानी स्वर के सहयोग से जो बनता है। देखिए किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगा रहता है तो वह आधा हो जाता है और उसमें स्वर जोड़ने पर वह पूरा होता है। यहाँ पे क जो है आधा है और इसमें स जोड़ा गया है तब यह पूरा बना है और यह मिल करके बना है छ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला को बोलते हैं अन्वयावत, जिसे रोका ना जा सके अप्रतिहत बोला जाता है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक बोलते हैं। जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसे अनाथ बोलते हैं। उसके बाद खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोलते हैं। इस प्रकार से अनेकार्थक शब्द को याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि जो वचन से परे हो शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो जो वचन से परे हो इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? अकथनीय नहीं होगा। देखिए अकथनीय यह नहीं होगा, उसके बाद में अवर्णनातीत नहीं होगा, अचिंतनीय नहीं होगा। जो वचन से परे हो तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो वचन से परे हो इसको हम लोग बोलते हैं वचनातीत। इसको हम लोग बोलते हैं वचनातीत बोलते हैं जो वचन से परे हो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके इसको हम लोग बोलते हैं अतीन्द्रिय। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए जैसे जो कभी न मरे उसको हम लोग बोलते हैं अमर, जो दिखाई न दे उसको बोलते हैं अदृश्य, जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहा जाता है, और जिसका कोई शत्रु नहीं हो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चंद्रमुखी शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी शब्द जो है इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जैसे नीलगाय, नीली है जो गाय, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, महासागर, महान है जो सागर, शीतोष्ण, जो शीत हो, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? देखिए लंबोदर जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है जिनका उदर, लंबा है जिनका उदर। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर। गजानन मतलब गज का आनन है जिसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बहुब्रीहि। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? देखिए इसमें जो है पर्णकूट द्वंद्व समास यह नहीं है। देखिए पंचवटी जो है द्विगु समास हो जाएगा, विद्या भंडार जो है तत्पुरुष समास है, यथा नियम जो है अव्ययी समास हो जाएगा। पर्णकूट जो है यह द्वंद्व समास नहीं होगा। यहाँ पे जो तीसरा है यह गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। देखिए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का समास वाला शब्द क्या हो जाएगा? कि सप्त सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अनुशंसा के लिए आवश्यक सही अंग्रेजी शब्द है। अनुशंसा के लिए आवश्यक हो जाएगा रिकमेंडेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जैसे प्रशासन का होता है हिंदी क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उत्तरदायी का रेस्पॉन्सिबल होता है। नेसेसरी का आवश्यक होता है। कमिटी का समिति होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन है? देखिए उसके घर जाने के बाद वर्षा होने लगी, यह मिश्र वाक्य नहीं है, यहाँ पे कनेक्टिंग नहीं है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, यहाँ पे मिश्र वाक्य है। यहाँ पे दो वाक्य निकला गया, ज्यों ही वह घर से निकला उसके बाद में वर्षा होने लगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि खगरास शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है? तो खगरास शब्द जो होता है इसका मतलब होता है वह ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाता है, इसको खगरास बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा इसमें से मैंने वही सामान रखा होगा। यह जो है संदिग्ध है, रखा होगा पता नहीं है कंफर्म, तो होगा संदिग्ध है, और रखा होगा तो पीछे रखा होगा, भूतकाल में रखा होगा, यह हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इस वाक्य में काल का हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेतु मद भूत कहते हैं। और इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन कारणवश न हो सकी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है और जिसको हमने बुलाया था वह आया है। देखिए जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह संबंधवाचक का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना शब्द का सही अंग्रेजी शब्द है। तो अधिसूचना शब्द है इसका सही अंग्रेजी हो जाएगा नोटिफिकेशन। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 78।
इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इनमें संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया। यहाँ पे एक वाक्य जो है कनेक्टेड है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो जो सर्वनाम वाले वाक्य होते हैं इसमें लिंग का जो निर्धारण होता है यह कैसे होता है? यह होता है क्रिया के आधार पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यद्यपि सर्वनाम जो होता है विकारी शब्द है, लेकिन लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक है? तो ठीक समय पे आ जाना इसमें कारक हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है या इसको प्रसर्ग में इस पर विषय में होता है, और अधिकरण कारक वह है जिसमें क्रिया के कार्य का जो स्थान होता है, समय या अवस्था बताई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं यानी सही लिखे गए हैं। यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐच्छिक जो है सही लिखा गया है, हरितिमा यह भी सही है, और सार्वजनिक यह भी सही है। तो वर्तनी के अनुसार जो है यहाँ पे तीनों शब्द सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, यानी कौन सा इसमें से गलत है? इसमें से गलत हो जाएगा कोंते। कोंते जो है गलत है। यहाँ पे जो कोंते लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा कौनते, ऐसे लिखा जाएगा कौन ते लिखा जाएगा, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। बाकी सही है खेतीहर, खंबा और कृपान। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चांद पर थूकना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा कि महान पुरुष पर लांछन लगा करके स्वयं अपमानित होना। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी निंदा की जाती हो शब्द के लिए एक शब्द है। तो जिसकी निंदा की जाती हो इस शब्द के लिए हो जाएगा, शब्द में गर्हित कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्हित। ऑप्शन एक, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताए कि यहाँ कौन सा समास है। तो वह मुझसे अलग रहता है, इसमें कौन सा समास है? इसमें आपादान समास है। अलग रहता है यहाँ पे अलग रहता है इसलिए आपादान हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित जो है टोटल कुल 8 भेद माने जाते हैं। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, अपदान से, यह अलग होने वाला अपदान है, अलग होने के अर्थ में अपदान से, संबंध का के की रा रे दी, अधिकरण में पर विषय में, और संबोधन हे अहो जी अजी मेरे, यह सभी क्या होता है? 8 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन होता है, यह क्या हो जाएगा? चुनाव क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सहायता क्या है? सहायता स्त्रीलिंग है, सहायता स्त्रीलिंग है, सरकार भी स्त्रीलिंग है, परिषद भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सी नदी अपवाद स्वरूप पुल्लिंग है? यानी नदी का नाम जो है स्त्रीलिंग होता है मुख्य रूप से, लेकिन इसमें से कौन सा जो है पुल्लिंग है? तो इसमें से पुल्लिंग हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन है कि समूह, संघ, दल, मंडल आदि शब्द किस लिंग का बोध कराते हैं? तो यह बोध कराते हैं पुल्लिंग का। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रतिबिंबित शब्द में विशेष से होगा। तो प्रतिबिंबित शब्द में विशेष हो जाएगा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो है इसमें विशेष है। नेक्स्ट है, राजनीति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जो शब्द होता है राजनीति, इसका विशेषण होता है राजनीतिक होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है यह सौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को, मराठी को, संस्कृत, नेपाली और साथ में कोंकणी, इन सभी को देवनागरी भाषा में लिखते हैं। देखिए पंजाबी की बात करते हैं, पंजाबी जो है इसको लिखते हैं हम लोग गुरुमुखी लिपि में, इसको लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट है,
जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ जो है एकाधिक हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे जो अलंकार होता है यह होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि होता है और अलंकार शब्द के जनक जो है आचार्य भामा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निश्चर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से बढ़कर बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बांधा था विदु को जिसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुंह क्यों भरा हुआ है हीरो से। यह सभी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ क्या है? इसमें आदि का अर्थ हो जाएगा मानसिक कष्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए 98 है कि अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो अली शब्द जो है इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा भंवरा और कोयला। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको बोलते हैं कानीन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे एक शब्द होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को बोलते हैं वीर प्रसु। पिता के घर में रहने वाली युवती को बोलते हैं सुवासिनी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियवदा। और एक होता है जो पराय पराय का हित चाहती है, माने दूसरों का हित चाहती है, उसे परोपकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है क्रिया के साथ में क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। देखिए पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि नाम बोधक क्रिया का मतलब होता है संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ में क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे हम लोग नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्या है कि जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थ संज्ञा कहलाती है। देखिए क्रियार्थ संज्ञा जो होता है जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह करते हैं उसे हम लोग क्रियार्थ संज्ञा बोलते हैं। यह भी गलत है। और तीसरा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह सही दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।